एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोशन में आपने पढ़ा था मोमेंटम के बारे में। लीनियर मोशन की बात करेंगे तो मोमेंटम का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो यदि उसके पास कुछ मास है और उसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है इसे बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम की बात को इस्तेमाल किया कर ले अपने सेकंड लॉ में। क्या कहते हैं सेकंड लॉ में? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। मोमेंटम ही फोर्स के लिए जिम्मेदार है। यदि किसी वस्तु के मोमेंटम में चेंज आ रहा है तो उस पर फोर्स लग रहा होगा 100%। किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाएंगे तो उसके मोमेंटम में चेंज आ जाएगा। अब यहाँ पर दो बातों से आ सकता है, या तो मास चेंज हो जाए या भी चेंज हो जाए। भाई चेंज किस वजह से? ये मोमेंटम है। मोमेंटम डिपेंड ऑन मास एंड वेलोसिटी। ये जो टर्म है आपका वो डिपेंड कर रहा है मास एंड वेलोसिटी पर। तो इन केस ऑफ रोटेशन मोशन में आपका आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम। ये किसके लिए जिम्मेदार है? लीनियर मोशन के लिए या ट्रांसलेटरी मोशन के लिए कह सकते हैं। अब आ जाइए इस केस में, यदि ये कोई ऑब्जेक्ट आपका है जो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास mn, जो इस रोटेशन एक्सिस से r1 दूरी पर है, r2 दूरी पर है और rn की दूरी पर है। बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इनमें से मैंने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे मान लिए। ठीक है जी। अब ये इसकी ओर पर रोटेशन कर रहा है। इसकी वेलोसिटी मैंने मान ली v1, इसकी मैंने मान ली v2, इसकी मैंने मान ली vn। और ये तो पता ही होगा कि v1, v2, v3 किधर को है, बोर्ड में अंदर को है या ऐसे घूम रहा है तो बोर्ड के बाहर को है। ये आपका जो पूरा ऑब्जेक्ट है ये मान लीजिए ऐसे से घूम रहा है, तो v1, v2, v3 किधर को घूमेगा? बाहर को। ये सारे के सारे वेलोसिटीज इस r के साथ परपेंडिकुलर है, ऐसे ऐसे ऊपर को नहीं बढ़ रहा है। डायरेक्शन आपको दिख रही होगी, ऊपर को जा रहा है, ऊपर को नहीं है। किधर को जा रहा है? बोर्ड अंदर को है या बाहर को? वो डिपेंड करता है रोटेशन कैसे है, ऐसी रोटेशन है या ऐसे रोटेशन। इस सबका ओमेगा सेम रहेगा। तुमसे पूछूं कि पहले वाले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम कितना होगा? आप कहेंगे mv, तो इसका मास m1 है, m1 v1, इसका तो p1 लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। और फर्स्ट पार्टिकल कितना हो जाएगा? अच्छा जी, अब हमें इसे कन्वर्ट करना है रोटेशन मोशन में, वो भी कर देंगे। p2 की बात करें तो m2 v2। सिमिलरली मैं अगर लास्ट वाले पार्टिकल की बात करूं तो आप कहेंगे mn vn। इन सबको ऐड कर दीजिए, टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा? सिग्मा p विल बी इक्वल टू सिग्मा mi vi I बिलोंग्स टू 1 to n। ये बन जाएगा। अब सिग्मा की बात समझ में आपको आ गई होगी। सिग्मा p i इज इक्वल टू सिग्मा mi vi I बराबर 1 to n। अब ये vi है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। v इक्वल टू r इनटू ओमेगा होता है। इसको आप लिख सकते हो सिग्मा i इक्वल टू 1 to n mi v इक्वल टू क्या होता है? r ओमेगा। तो r i ओमेगा है, r i ओमेगा सब सेम रहेगा, सेम अलग अलग रहेगा, सेम ओमेगा i इसको क्या लिख देते हैं? ओमेगा लिख देते हैं। इसमें क्या चीज कांस्टेंट है? मास तो सबका m1 m2 हो गया ना, ओमेगा बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक, ओमेगा बाहर निकाल सकते हैं। ओमेगा सिग्मा
I12N या MIR। अब ये देखो चीज, ये क्या बन सकता है आपका M इंटू R। MI और RI, इससे आप बोल सकते हैं मोमेंट ऑफ मास। हमने पढ़ा टॉर्क, टॉर्क में आया था F इंटू R, फोर्स इंटू नॉर्मल डिस्टेंस, ठीक। तो उस केस में आपका F इंटू R आया था, उसको कहा टॉर्क। टॉर्क का एक नाम और होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। इसको आप कह सकते हैं मोमेंट ऑफ मास, ठीक है जी। अब देखिए मोमेंट ऑफ मास का नाम है, ये आपका बन गया सिग्मा Bi। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते थे, ठीक है जी। तो ये आपका बन जाएगा सिग्मा P, इसका नेट मोमेंटम। इसको आप कह सकते हैं रोटेशन में जो मोमेंटम है वो आप कितना रहेगा, इतना रहेगा। और इसमें आपका ये M R ओमेगा सारी बातें तो इसमें आ रही है। अब देखो भाई, इस वाले पार्टिकल का मोमेंटम कितना हो जाएगा, M1V1 बोला P1 आपने, इसको बोला आपने M, इसका P2 कितना हो जाएगा, M2V2, इसका Pn बोलेंगे तो MnVn। अच्छा, अब एक बात थोड़ा फोकस करो। जैसे हमने कहा आपसे मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स, इसका मतलब हो गया F इंटू R इन स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म बात नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा मोमेंट ऑफ मास, तो हमने कहा M इंटू R। M इंटू R को मैंने क्या बोल दिया, मोमेंट ऑफ मास। तो मोमेंट ऑफ वर्ड का मतलब आप कुछ पहले पढ़ना है, जिसका मैं मोमेंट बोल रहा हूं उसमें इंटू R से कर रहे हो। मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ मास। अच्छा, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, टॉर्क के लिए, घुमाने के लिए। मतलब इसमें आपका ऑब्जेक्ट घूमेगा फोर्स की वजह से। आपने किसी वस्तु पे फोर्स लगाया तो उसमें रोटेशन की संभावना है, वो टॉर्क आ जाएगा। मोमेंट ऑफ मास, मास की बात कर रहे हैं। देखो ये, इसको आप यहां से पकड़ के हिंज कर लो, छोड़ दें इसको, घूम जाएगा ऐसे। तो मास की वजह से भी ये घूम सकता है, इसका मास ज्यादा है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा, इस वाले हिस्से का M इंटू R, हम बोलेंगे मोमेंट ऑफ मास। ये जो टर्म आपका है एक बार और आ चुका है इससे पहले, जब हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम प्रूव कर रहे थे तो M इंटू R, सिग्मा M R को हमने 0 पर कर दिया था, याद आया वो। अब वो बात अब वो पल्ले पड़ जाएगी। क्यों पल्ले पड़ जाएगी, वहां पे कुछ ऐसा सिस्टम था, कोई ऑब्जेक्ट था, ये ICM था। मैंने कहा था कि आपका M इंटू एक्स इसके अबाउट 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके और पास इक्वल मास है, ये इस इधर रोटेट करेगा, ये इस इधर रोटेट करेगा। क्योंकि दोनों तरफ कैसा मास है, इक्वल मास है, घूम नहीं पाएगा। तो सिग्मा M x इस केस में यदि ये रोटेशन वाली लाइन पास कर रही है सेंटर ऑफ मास से, कितना आएगा, 0। मतलब इस मास की वजह से कोई इसमें रोटेशन नहीं होगा। तो मैं कह सकता हूं कि इसका मोमेंट ऑफ मास 0 हो जाए। तो इस पूरे टर्म का नाम एक और हो सकता है मोमेंट ऑफ मास। अब एंगुलर मोमेंटम का एक नाम और होता है, जिसका नाम होता है मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। अब आपके मन में तुरंत आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, P इंटू R। मतलब रोटेशन किसी वस्तु में मोमेंट की वजह से, मोमेंटम की वजह से, रोटेशन ड्यू टू फोर्स, रोटेशन ड्यू टू मास, रोटेशन ड्यू टू मोमेंटम। अब ये कह सकते हैं यदि कोई वस्तु v स्पीड से चल रही है जिसका मास m है और उसको कोई ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, लेकिन देखने के समय
उसका जो एंगल है, जो रेडियल वेक्टर है, वो लगातार चेंज हो रहा है, मतलब एंगल का चेंज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं उस वस्तु के पास एंगुलर मोमेंटम भी हो सकता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसके पास रोटेशन मोशन है, एंगुलर मोमेंटम स्ट्रेट लाइन में मोशन भी हो सकता है। मोमेंटम एसोसिएटेड विद एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स रोटेशन मोशन, हम कह सकते हैं क्या हो जाएगा वो मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एल से। ठीक, अभी यहां पे देखो डाल दिया उसे, ये आपका ऑब्जेक्ट है, m1 मास, m2 मास, mn मास, वेलोसिटी v1, वेलोसिटी इसकी v2 है, इसकी वेलोसिटी vn है, गैप r1 है, गैप r2 है, गैप rn है। तो इसका मोमेंटम कितना आ गया? p1 m1 v1, इसका m2 v2, इसका mn vn। ये जो डायरेक्शन है p की तरफ होगी। मैंने बताया था आपको कि v की दिशा कैसी है इसके साथ। अब एक वेक्टर a कुछ टाइम्स है बराबर b वेक्टर के, यहां से आप क्या मान लगाओगे? बोथ आर पैरेलल वेक्टर, बोथ आर पैरेलल वेक्टर। तो यहां पे देखो p वेक्टर बराबर मास इनटू वेलोसिटी वेक्टर, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो मोमेंटम की डायरेक्शन किसके पैरेलल हो जाएगी? v के। जिधर को आपका v1 वेक्टर था उधर को आपका p वेक्टर हो जाएगा, यानी कि p आल्सो नॉर्मल टू रेडियल वेक्टर। सिमिलरली p2 इस r के साथ हो जाएगा परपेंडिकुलर, pn हो जाएगा आपका इसके साथ हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ मोमेंटम L1 कितना हो जाएगा? P1 R, L2 कितना हो जाएगा? P2 R2। सिमिलरली Ln बराबर Pn R, सबका सम कर दें, सिग्मा L बराबर सिग्मा Pi R। P की वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें आप, Mi Vi, ये आपको हो गया Ri। फिर इसमें आप एक काम कर सकते हैं, Mi V की वैल्यू पुट कर सकते हो, R ओमेगा, Ri ओमेगा सबका सेम रहेगा इनटू Ri, R इनटू R, ये हो गया आपका R स्क्वायर। तो सिग्मा L इसको इफेक्टिव लिख देते हैं L इक्विवेलेंट या L नेट। अब आप करिए भाई, ये हो गया आपका L इक्विवेलेंट L। इसमें देखो M इनटू R ओमेगा समय कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए। ये टर्म से आप भली भांति परिचित हो चुके हैं, I L इक्वल टू I ओमेगा। यदि कोई वस्तु है जो किसी एक्सिस के और पास घूम रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? I इनटू ओमेगा। I इसमें क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। अब आपको ये बात यहां से पल्ले पड़ जाएगी, लीनियर मोमेंटम कितना होता है? m इनटू रोटेशन मोशन में मास किसके होता है? इक्विवेलेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। v किसके होता है? इक्विवेलेंट ओमेगा के, I इनटू ओमेगा। ये p होता है मोमेंटम, l हो जाता है आपका एंगुलर मोमेंटम। इसे किसी पुस्तक में शो किया गया है J से भी, तो कंफ्यूजन ना हो, J सिंबल भी यूज किया गया है एंगुलर मोमेंटम के लिए, किसी बुक में है, मोस्टली आपको मिलेगा L से। अब एंगुलर मोमेंटम की आपने बात की तो निकल के आया है कितना? I ओमेगा। हालांकि ये जो है आपका वो क्या है? P1 R1। इसको आप ये भी देख सकते हैं MR ओमेगा, सॉरी उल्टा हो गया, MVR, क्योंकि P का मतलब MV, इसका मतलब R।
एंगुलर मोमेंटम आपका आई ओमेगा तो होता ही है, एम बी आर से उसको आप रिप्रेजेंट, लेकिन इसमें आपको एक बात रखनी है, V और R किधर को है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। V आपका इसके साथ कैसा होना चाहिए, ऐसा, मतलब ना कि आपने केवल V देख लिया और R देख लिया, बड़ा कर दिया, मामला खराब हो जाएगा। क्या देखना पड़ेगा आपको, वेलोसिटी का वो लेना है कंपोनेंट जो रेडियल वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर। क्यों लेना है उसको देखो। चलो ये कोई आपके पास रोटेशन एक्सिस है, अब मैंने आपको तो पूरा सिस्टम आ दिया है, मेरे पास इस समय केवल एक ही पार्टिकल है जिसका मास m है, जो इस एक्सिस से r दूरी पर है, या इसको मैं ऐसे बनाता हूं, ये एक आपका ओरिजिन है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, यहां पर एक छोटी चिड़िया है जिसका मास m है, ये कोई छोटा सा इंसेक्ट है, ये पैरेलल टू x एक्सिस उड़ रहा है, ये कहां उड़ रहा है, पैरेलल टू, इसकी वेलोसिटी इस समय v है या पूरे में कांस्टेंट है, v से उड़ रहा है, इसका मोमेंटम कितना होगा, mv हो जाएगा सब इसका मोमेंटम। मुझे बताइए इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। अब एंगुलर मोमेंटम की बात आते ही आपके मन में ख्याल आएगा कि एंगुलर मोमेंटम डिपेंड ऑन द रोटेशन एक्सिस, रोटेशन एक्सिस चेंज होते ही मोमेंटम ये वाला चेंज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब ये यहां पर केवल एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, तो ये इसका रोटेशन वाला पॉइंट है भाई, अगर पूरा ऑब्जेक्ट है तो एक्सिस बन जाएगा, अकेला पार्टिकल है तो एक पॉइंट बन जाएगा जिसके पास वो रोटेट कर रहा है। तो मुझे बताना है इसका ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कितना होगा एंगुलर मोमेंटम। अब इसका मोमेंटम कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम, आप इसकी बात करेंगे, ये हो जाएगा आपका mg, ठीक है जी। अब मैंने बोला था कि आपको v लेना है r के परपेंडिकुलर, r का मतलब क्या है, यहां पर तो आपको दिखाई दे रहा है साथ की रोटेशन एक्सिस से जो पॉइंट की दूरी है वो ले लो, इसमें अभी तो ये a पॉइंट पर है, उस टाइम बाद b पॉइंट पे आ जाएगा, तो c पॉइंट पे आ जाएगा, तो r कौन सा ले। दूसरी बात आपके मन में तुरंत बैठ गई होगी कि वेलोसिटी और r जब 90 डिग्री पर होंगे हमें वही वाला डिस्टेंस लेना है। बताइए क्या रोटेशन पॉइंट से डल जाएगा परपेंडिकुलर, आगे पहुंचेगा तो डल जाएगा, यहां पर बन जाएगा, फिर कहां पर डाला जाए, r क्या लिया जाए, r का मतलब तो यहां पर ये दिखाई दे रहा है मुझे कि रोटेशन वाले पॉइंट से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का गैप जो है वो r है, अभी तो a पॉइंट पर है तो गैप आपका ये हो जाएगा, इसका मतलब चलो कुछ टाइम बाद यहाँ पे आ जाएगा ये, फिर आप इसको लेंगे, नॉर्मल नहीं है, 90 डिग्री पर नहीं, क्या करें, इसका एक काम कर लेते हैं, जो इसकी बात की अभी हमने, इसमें एक वर्ड आपका आया था लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जिस लाइन में आपका फोर्स लग रहा है उसका नाम होता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जिस लाइन में आपका मोमेंट काम कर रहा है उसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम। जो मोमेंटम की लाइन है इसमें वो एक्ट कर रहा है, जो डायरेक्शन मोमेंटम की उसे हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ। तो आप यहां से इस पे यही डाल सकते हैं परपेंडिकुलर, और कहीं मिल नहीं सकता। ये जो दूरी होगी ये होगी इसकी v/r, या तो आप इसका मोमेंटम निकालने की बात कर रहे हैं, या जिसका मान लीजिए पॉइंट ए का किसी समय पर कोऑर्डिनेट x, y है, कितना है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, y हो जाएगी, x से होगी ना, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, mv into x। वेलोसिटी इधर को है, ये गैप ही है जो इसको परपेंडिकुलर बता रहा है,
mv इंटू इसका आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम। दूसरी बात देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि एक चिड़िया है जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, वो along x एक्सिस उड़ती जा रही है, उसका किसी समय कोऑर्डिनेट x, y था, ठीक है जी। अच्छा, किसी समय हो सकता है यही बहुत समय हो। अब क्या उसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन चेंज होता जाएगा कि सेम रहेगा? क्यों चेंज हो जाएगा? जब आगे बढ़ेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, केवल y चेंज होगा कि x चेंज होगा? तो ये तो कहते मेरा y आना चाहिए, कायदा मैंने उल्टा लिख दिया, इट इज y, x और y, ये y आएगा ना। x चेंज होगा, क्या चेंज होगा? ये डिपेंड किस बात पे कर रहा है? y सेम रहेगा, तो क्यों चेंज होगा बताइए? तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा? सेम टू सेम रहेगा। अगर इस कितना रहेगा इसका mvy, अगर ये पैरेलल टू y होता तो डिपेंड x पे करता, भी सेम रहेगा। हाँ, अगर वो ना तो x के पैरेलल जा रहा है ना ही वो y के पैरेलल जा रहा है, बीच में कहीं है, तो उसका दोनों चेंज हो जाएंगे, फिर तो चेंज रहेगा। इस समय चेंज नहीं होगा। यहाँ पर बच्चे भ्रम खा जाते हैं, भ्रम हो जाता है कि सब उसका तो r चेंज होता जाएगा जब आगे जाएगा। उनके मन में ये रहता है ख्याल, mvr फॉर्मूला होता है, इस समय तो r ये है, इस समय r ये हो गया, इस समय r ये हो गया, r चेंज हो रहा है तो इसका l चेंज कर दो। गलत है वो ना। क्यों गलत है? क्योंकि भूल जाते हैं कि हमें v और r में क्या मतलब है। हमें v लेना है कौन सा? समझ गए बात? ये नाम रखना है। अब जो नील्स बोर ने इस्तेमाल किया था वो क्या कॉन्सेप्ट है? उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में घूम सकता है जिनमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई का इंटीरियर मल्टीपल हो। अब देखो, ये कोई मेरा मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसकी रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज r, इट इज वेलोसिटी, इट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m का मास मान लिया। इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है, L = I ओमेगा कह लो या mv। इसमें आपको m तो m रखना है, v और r में क्या देखना है? वेलोसिटी कौन सी होनी चाहिए? जो r के साथ कैसी है? परपेंडिकुलर है। क्या ये वेलोसिटी, ये मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नहीं? वेलोसिटी सेम रहेगी इसकी। अच्छा साहब, क्या ये वेलोसिटी इस r के साथ 90 डिग्री पर नहीं है? वही चाहिए। इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम mvr भी हो गया, चेंज हो जाएगा। जी लेते हैं mvr बराबर nh/2 पाई। उन्होंने केवल बोला है कि एंगुलर मोमेंटम L बराबर h/2 पाई का इंटीरियर मल्टीपल, तो वो L बराबर कर देते हैं वहां पर mvr। पढ़ा होगा आपने केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो वहां पर डायरेक्ट लिखा होगा हमने, ये बराबर इतना, ये टर्म बोला हो गया, इसके बराबर ही पुट कर दिया। यदि मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाऊंगा, ये कोई रोटेशन वाला पॉइंट है, मान लीजिए ये एक पार्टिकल है जिस पर कुछ वेलोसिटी है, मान लीजिए इधर को जा रहा है, इसका एंगुलर मोमेंटम, इसका मास m है, कितना कैसे क्या होना चाहिए? यहां मान लेते हैं हम अपना रोटेशन वाला पॉइंट, ये है हमारा ओरिजिन। तो ये तो क्या हो जाएगा आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम। हमें r की बात है, तो पहला काम ये होगा कि आप इसको पीछे आगे बढ़ा दें। अब आप यहां से डालेंगे, इससे परपेंडिकुलर वो कहीं भी पड़ सकता है, तो इस पे जो पड़ेगा मोमेंट, ये 90 डिग्री मान लो वो यहां पड़ रहा है, तो ये आपका आगे काम करेगा।
ये वो आर है जो इस बी के साथ कैसी है, परपेंडिकुलर है। समझे बात? क्या कह रहे हो, निकालेंगे कैसे? उसके लिए तो आपको कोऑर्डिनेट, एंगल, रेंगल सब दिया जाएगा, उससे ना घबराए। ये तो समझा रहे हैं ना निकालना कौन सा आर है। चलो अगर मैं इसी की बात करूं, ये एक एक्सिस हो गया, ये एक आपका पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी इधर को है v, कितना होगा इसका एंगुलर मोमेंटम? तो ये तो आपका मान लो r है, लेकिन जिसका मास m है इधर को उड़ रहा है, अब m या तो लेंगे नहीं। तो इसको पहले सर नीचे अब देखो चलो इसका भी तोड़ कर देते हैं। आप कहना चाहते हो कि इसको पीछे बढ़ा लो, इसको मैंने पीछे बढ़ा लिया, यहां से डालना है मुझे इसे परपेंडिकुलर, तो कहीं से पढ़ पाएगा ऐसे, ये तो लेंगे आप। अगर मैं इस एंगल को थीटा एज्यूम कर लूं उस समय के लिए, थीटा ले लिया मैंने, तो ये भी कितना एंगल होगा जी, ये कितना एंगल है, ये कितना है आर, ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ये कितना हो जाएगा फिर, आप क्या कहेंगे इसका एल कितना होगा इस समय, एल बराबर एफ बी आर, ये हो जाएगा। इसमें एक और चीज देखिए, या एल बराबर मास को मास रखो, इस आर को आर रखो, इसको इसके साथ पुट कर दो, कम्युनिटी प्रोडक्ट होता है, लगा सकते हैं आगे पीछे। अब ये v sin थीटा का मतलब क्या है, ये वेलोसिटी है, ये कितना हो जाएगा v cos थीटा, ये क्या हो जाएगा ये v sin थीटा। ध्यान से देखो नॉर्मल टू r है कि नहीं, ठीक, तो हम वही वाली बात बताना चाह रहे हैं आपको, v और r ऐसे लेने हैं, या तो आप r को कर दो v के परपेंडिकुलर, ये v था, इसका कंपोनेंट नॉर्मल टू r कर दो, या v का कंपोनेंट कर दो r के परपेंडिकुलर। अब आप आराम से यह भी देख सकते हैं, ये पार्टिकल है इधर भाग रहा है v की स्पीड से, ठीक है जी। तो इसे बताओ क्या करेंगे, इसको आप एक काम करोगे, पहले तो इसको इसे मिला दोगे सीधा, फिर आप देखोगे कि एंगल कितना है, इसका ये कितना हो जाएगा कंपोनेंट, ये अब ये इसका हो गया रेडियल वेक्टर हो गया आर, आर का गुणा मार दोगे इसमें यार, मास जिसका m लेनी पड़ेगा ना, m v sin थीटा इनटू v मिलेंगे। इस बार आप ऐसा m v कर दो, हमेशा की l बराबर m v r, m v r बिल्कुल सही है, वो किस केस में सही है, जब v और r 90 डिग्री पर ही हो, यदि कोई और एंगल है तो वो लेना पड़ेगा जो r है परपेंडिकुलर, v का वो लेंगे कंपोनेंट जो नॉर्मल टू r हो, या इस r का लेंगे जो इस v पर परपेंडिकुलर हो, जो इस, ये देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये थीटा माना आपने, ये कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा भाई, ये साइन थीटा परेशान आत्मा है, आप लगा लो इसके साथ, क्या लगा लो इसके साथ, आपने लगाया इसको v के साथ, तो v sin थीटा, इसका ये मतलब हो गया कि वेलोसिटी का कंपोनेंट नॉर्मल टू r, यदि आपने इसको इसके साथ रखा तो वेलोसिटी ऑफ रेडियल वेक्टर नॉर्मल टू v हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि रेडियल वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कौन कौन हो गए परपेंडिकुलर, हाँ, वेलोसिटी भी और रेडियल वेक्टर, ये हो गया इसके केस में, तो ये और ये दोनों आपस कैसे हो गए परपेंडिकुलर। चलो अब डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन ऑफ
एंगुलर मोमेंटम, ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसकी दिशा किधर को होगी? पी की दिशा किधर को होती है? पी, पक्की बात है ना? देखो आप एक काम किया करो, जब भी बात आती है ना कुछ पढ़ने की, तो पुराना पहला ज्ञान पेश दिया करो। हमने कहा P बराबर mv, तो आपने कहा कि डायरेक्शन ऑफ P मोमेंटम विल बी पैरेलल टू V। हमने यहाँ पे बताया है आपको कि P जो है वो mv है, इसके करस्पॉन्डिंग आपका n हो जाता है। इट इज योर I, इट इज योर, जब ये P इसके पैरेलल हो रहा है तो L ओमेगा के पैरेलल नहीं होना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। ये तो किस क्वांटिटी है? ये ना तो स्केलर ना वेक्टर है, टेंसर है। टेंसर क्वांटिटी होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना? ये तो आप L विल बी पैरेलल टू ओमेगा। अब ओमेगा का मतलब होता है कि ये हम जब थीटा होता है, अगर रोटेशन आपका ऐसे है, ध्यान देखिए, यदि रोटेशन आपका एंटी क्लॉकवाइज है, थीटा बाहर, V बाहर, ओमेगा बाहर, ओमेगा बाहर, तो भैया आपका मोमेंटम बाहर। अब आपको देखना है ध्यान से, इधर देखिए, रोटेशन एक्सिस ये हो गया, अरे अब आप करिए भाई, ये ऐसे हो गया, ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया आपका एंगल थीटा, ये आपने कहा v sin थीटा। रोटेशन इसका कैसे होगा? ये घूमेगा ऐसे ऐसे, ये तो घूमेगा, ये तो घुमाएगा नहीं, v cos थीटा तो घुमा नहीं पाएगा ना इसको, इसी से आपको भी मिल जाएगा आपको। ये कुछ कुछ कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो बाहर जाएगा। अब बाहर का मतलब देखो, ये आपका हो गया आ, मतलब रेडियल वेक्टर का ये हो गया, ये हो गया आपका ये कंपोनेंट। अब बाहर की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी और r के बीच का क्या एंगल है? वेलोसिटी मतलब थीटा। अब मैं r क्रॉस b करूं जब बाहर जा पाऊंगा, या b क्रॉस r करूं तब बाहर जा पाऊंगा? r क्रॉस b, यानी कि जो मेरे इसमें निकल के आ रहा है आपका mvr, m तो किसी क्वांटिटी हो गई है, स्केलर। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज थी, m को अलग रखो, v क्रॉस r कर दूं, या m r क्रॉस v, कौन सा करूं? r क्रॉस। तो सही मायने में ये वाला सही है। तो L की फॉर्म हो गई वेक्टर फॉर्म m r क्रॉस v। m तो कैसी क्वांटिटी है? आप यहां लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, भाई सकते हो। यदि आपने से भेज इसके साथ भेज दिया, m इंटू v कर दिया, तो क्या बन जाएगा? वो p बन जाएगा। L वेक्टर बराबर r क्रॉस p, ये बन जाएगा। तो वह तो वेक्टर किसके बराबर था? r क्रॉस f। कितना था? आप समझ सकते हैं ध्यान से, बड़ा सिंपल सी फंडा है इसमें। देखो p इक्वल टू आपने कहा mv, मैंने भी कहा mv, ये इसका हो गया वेक्टर फॉर्म, कोई बात नहीं। इसका किया आपने टाइम के साथ डिफरेंशिएशन, तो dt वो dt बन जाएगा फोर्स, ये बन जाएगा p v के पैरेलल, f a के पैरेलल। फिर आपने कहा टॉर्क की बात कर दो साहब, वो निकल के आया था आपका r क्रॉस f।
तो ये आपका गलत हो जाएगा जी। वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन इंपोर्टेंट। आप उल्टा बता रहे हो, तुमसे पूछूंगा लीगर किधर है, तुम कह रहे हो 20 किलोमीटर इधर चले जाओ। अरे भैया, बेशक 20 किलोमीटर डिस्टेंस बराबर हो सकती है, लेकिन वो इधर को नहीं है, इधर को है। डायरेक्शन की बात हो गई, वेक्टर की बात कर दी ना आपने। वेक्टर में ये भी क्या बता रहे हो आप, कितना, ये क्या होगा मैग्नीट्यूड, किधर को, वो तो गलत बता दिया ना। वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड ऑन कितना और किधर। कितना सही है, एमबीआर, किधर को है वो गलत हो जाएगा। इसमें बाहर को है, वी आर कोस पी मतलब बाहर को आ रहा है, तुम क्या कह रहे हो, गलत हो गया ना। बेशक वैल्यू बराबर दे रहे हैं आप 20 मीटर पर सेकंड, किधर को, डायरेक्शन भी तो मेन चाहिए ना। ये कहानी हुई आपकी इसकी वेक्टर फॉर्म की आर कोस पी। हम चल रहे थे इधर, अब आ जाइए आप इससे उस पर। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन एल, यहां देखो, एल बराबर आई इंटू ओमेगा, देखो इसके बराबर। ये इसका क्या है, हाँ जी, तो भैया डी एल ओवर डी टी क्या बनना चाहिए, फोर्स किसके पर होना चाहिए, टॉर्क। बात जब नहीं अपनी बात। ये कितना, आई तो आई है, डी ओमेगा बाई डी टी, तो बराबर क्या हो गया, आई टू अल्फा। नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। ये यहां से बन के आया, यहां से बन के आया। अब टॉर्क इक्वल टू ये लिखा आपने आई क्रॉस एफ, यहां पर ये तो मैं टॉर्क ए में लिख दिया है, तो टॉर्क नहीं आ जाएगा, ये तो ये है तो सही होगा ना। तो वेक्टर फॉर्म की बात आपने कर ली, ई बराबर, ये तो वेक्टर फॉर्म में ही है, इसका ये हो गया इन स्केलर फॉर्म। ओमेगा किसी क्वांटिटी होती है, सेम एक क्वांटिटी हो गई। इसका एक दूसरा वाला फॉर्म था एल बराबर आर क्रॉस पी, ये नया आ गया था। एल जो है वो आर और पी दोनों के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। आर जो है वो किसके साथ परपेंडिकुलर है, पी और आर दोनों के साथ। और हमने सीख लिया है कि डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, साइन थीटा कौन सा लगाना है, कब कैसे करना है, सब लिखना है। अब यहां पर हम एक बात पढ़ते हैं, हमने पढ़ा था इन लीनियर मोशन में कि dp ओवर dt विल बी इक्वल टू फोर्स होता है। यदि किसी वस्तु पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो dp ओवर dt बराबर 0। इसका मतलब यहां से बन के आया p बराबर क्या चीज, कांस्टेंट का ही होता है जो डिफरेंशिएशन, p कांस्टेंट, p इसका मतलब मास इनटू वेलोसिटी बराबर कांस्टेंट। यदि किसी वस्तु पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो उसका मास और v का प्रोडक्ट कैसा रहेगा, कांस्टेंट। बात सही है। अब आ जाइए, इसे को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आपने गुब्बारे में हवा भर लो, सही है, उसके मुंह को पकड़ के हो आराम से, उसमें कितना फोर्स लग रहा है इस समय, छोड़ने पर क्या होगा, भग जाता है कि गिर जाता है, क्यों भग जाता है, देखो नेट फोर्स 0, इधर गैस निकली उसमें से, उसका मास तो पहले मान लीजिए 100 ग्राम था, बन गए, छोड़ा था, हवा निकल गई, मास चेंज हुआ, नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स कैसा है, तो उसका मोमेंटम क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए, सही है ना। तो मास लगातार कम हो रहा है, जबकि उसे सेम होना चाहिए, तो v क्या होगा, बढ़ेगा, v बढ़ेगा तो भग जाएगा, उसके पास वेलोसिटी आ जाएगी। बात सही है। इसी तर्ज पर दूसरा, ये तो बात हुई मोमेंटम वाली कहानी में,
ऐसे यदि किसी वस्तु पर लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो जाए, इधर देखो, तो dN/dt को मैं क्या लिख सकता हूं? टॉर्क लिख सकते हैं। यदि किसी वस्तु पर लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो तो dN/dt बराबर 0, इसका मतलब N बराबर, मतलब I और ओमेगा का प्रोडक्ट कांस्टेंट। यदि किसी वस्तु पर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो I और ओमेगा का प्रोडक्ट कैसा रहेगा? अच्छा, मतलब I बढ़ा तो ओमेगा बढ़ा तो I उल्टा होगा। ओमेगा का मतलब क्या है? एक वेलोसिटी। अब देख लो, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। ये आप बैठे हैं एक घूमने वाली चेयर पर, गोल गोल घूमती है, बहुत सी घूम जाती है। आप आराम से बैठे हैं, पैर ऊपर रख के घूम रही है आराम से। तो हर दो डंबल है, डंबल लिए 10 किलो के, ऐसे आराम से बैठे हैं। तो उनको किसी बच्चे ने घुमा दिया ऐसे। घुमाने के बाद मतलब टॉर्क अप्लाई किया, हमारे यहाँ तो क्या लगेगा? उससे आपने कहा भैया हट जा आराम से, मैं बैठ रहा हूँ, घूम रहा हूँ आराम से। अब घूम रहे हैं, जब डंबल को पास लाएंगे तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है, रोटेशन की स्पीड। जब आप डंबल को पास ला रहे हैं तो क्या हो रहा है? स्पीड। आप पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा रहा है उस समय, स्पीड क्यों बढ़ गई? क्या वजह हो सकती है? मास तो वही है, आपका वजन और डंबल का वजन। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ होगा आपका इस समय, मास एंड डिस्टेंस m² कुछ आपका भी होगा। जब आपने घूम रहे आराम से, उसको ऐसे कर लिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ कि बढ़ा? कम हो गया, r कम हो गया ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ कम हो गया, मतलब आपका I कम हो जाएगा। तो ओमेगा मतलब, ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। दूसरी बात, इसका एक और एग्जांपल देख सकते हैं आप किसी पतली सी पाइप में एक धागा थ्रो ले ऐसे करके, जैसे मार्कर में मैंने पेन में कर लिया, यहां से आप एक धागे में रस्सी में कुछ पत्थर बांधा छोटा सा, यहां से इसको टाइट पकड़ के धागा घुमाए, घूम रहा आराम से, ऐसे हाथ घूम रहा है, इसको सडनली खींच दे, जब पास आएगा तो उसकी स्पीड घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ जाएगी। अब सोच क्यों बढ़ गई? जबकि बढ़ने का मतलब ये, उस पे धागे को धक्का लगाना पड़ेगा मुझे, धक्का लगाया नहीं, बढ़ गई स्पीड। क्यों बढ़ गई? ये m मास है, बड़ी r पे घूम रहा था आराम से, कोई बात नहीं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²। जब खींचोगे रस्सी को, पत्थर कहां पे आ जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा इसका? I2 mr²। कौन ज्यादा? ये कम है, खींचने पर क्या घट गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया। इस समय कोई धक्का लगाने वाला इस पर नहीं है, एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, I घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। एक बॉल आती है, कैसी बॉल, जो उसको छालते हैं तो बड़ी हो जाती है, जाली से आती है, वो बच्चे खेलते हैं उससे, मतलब सुपर जाती है, छोटी से आती है, फेंक देते तो उछलती मोटी हो जाती है। उससे बहुत अच्छा समझ में आता है एक्सपेरिमेंट। उस बॉल को, ये जाली वाली बॉल है, ऐसी मान ली मैंने, इसको मैंने लटका दिया बांध करके, सही है ना, उसको घुमा दिया हल्का सा मैंने, एक धागा यहां बांध लिया, घूम रहा है, इस धागे को मैं खींचूंगा पकड़ के नीचे तो बॉल पिचक जाती है। बॉल अपने जस्ट लाइक ए होलो स्फीयर हिट हो रही है, आग बढ़ी है इस समय, खींचूंगा इसको हल्का सा मैं तो बॉल सुकुड़ जाएगी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, इसका रोटेशन की स्पीड बढ़ जाएगी। देख रहे हो, बिना किसी एक्सटर्नल टॉर्क के इसका रोटेशन को चेंज कर रहा है। क्यों? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम काम करता है। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। समय देखा होगा कि जब एथलीट कूदते हैं पानी में तैरने के लिए, पहले खड़े होते हैं तख्ते से पर, दूसरी बार चप्पल लगाते हैं, फिर कूद जाते हैं, हवा में होते हैं, सीधे से होते हैं, ऊपर जाके अपने आप को छोटा सा कर लेते हैं, जो छोटा करते हैं तो कलामुंडी से मार जाते हैं 5-6 बार, घूमने के बाद फिर सीधे हो जाते हैं।
बीच में घूम क्यों गए? जब पहले वो कूदे, जंप लगाए, सीधे थे, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम था, मतलब सेंटर ऑफ मास ये हो गया, इस जस्ट लाइक रॉड हो गए ना, सीधे खड़े तो कैसे बन गए? वो रॉड की तरह हो गए, m n स्क्वायर बटे 12। और ऊपर है हवा में, कोई 30 आदमी का धक्का नहीं मारना उनमें, छोटे से हो गए। अपने को क्या कर लिया उन्होंने? जस्ट लाइक ए स्फीयर बना लिया छोटा सा। जब बन गया स्फीयर तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा होगा, मास पास आ गया, छोटा हो गया। ओमेगा क्या होगा उनका? ओमेगा बनने का मतलब राउंड देते लगाए, राउंड लगाए तो फिर क्या हो जाते हैं वो? फिर क्या हो जाते हैं? अब तुम्हें बात पहले पढ़ रही है ना, क्यों घूम जाते हैं? क्या है क्यों घूम जाते हैं वो? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यदि एक्सटर्नल तरफ 0 है, ओमेगा बढ़ेगा तो y घटेगा, i घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा। i डिपेंड करेगा ना डिस्टेंस पर, तो m r स्क्वायर जिसके तो m r स्क्वायर हो जाएगा, हाफ m स्क्वायर हो जाएगा, होलो स्क्वायर अलग होगा, डिपेंड करता है। हमने तो कुछ चुनिंदा चीजों को पढ़ा है जिनका हम पढ़ सकते थे। हमने पढ़ा है सीधी रॉड, सीधी डंडी का, रॉड का डंडी लेआउट टेढ़ी मेढ़ी थी, उसका भी होगा। प्रकृति में तो सबका निकलेगा, हमारे बस की बात है कि नहीं निकालना, वो अलग बात करता है भाई। हमारे पास तो नेचर में तो सारी चीजें शुरुआत से एडजस्ट करती हैं। फिर इसका मतलब यह है कि क्यों तक पहुंच गए तो सही है, ना पहुंच और पढ़ो। कोई काम क्यों हो रहा है? एथलीट तो पैसे कूदते आ रहे थे, उनको नहीं पता फिजिक्स में क्या है, ऐसे वो तो एक्सपेरिमेंट करते हैं प्रैक्टिस से, उनको बातें आ जाती है। जब से टॉर्क नहीं था तब से हैंडल दूर लगाते आ रहे हैं। हमने तो बाद में जाकर सीखा कि हैंडल दूर क्यों लगाया गया है, टॉर्क कम से कम लगाना पड़ेगा। हैंडल पहले लग गया था साइड में, उसके बाद टॉर्क को बढ़ा गया, उसके बेस पर कुछ नई बातें और बाद में आ गई। तो नेचर में सारे काम हो रहे हैं। बारिश तो सदियों से पड़ती आ रही है, कई लाख साल पहले बारिश पड़ रही है, परत रही है। अब क्यों पड़ रही है? इतना टेम्परेचर होना चाहिए, इतना ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, इतना हवा का होना चाहिए, तब जाके बारिश पड़ेगी। अभी आपने कुछ सेलेक्टेड चीजों को पढ़ा है, इनके एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे बाद में जाकर के, क्या इसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं। ठीक है जी।